हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस चैप्टर को आप सबने बहुत देखा, बहुत अच्छा रहा। आओ अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में इसका अच्छा कंटेंट रहता है। बच्चों में इसको चैप्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोबिया रहता है, आओ उसको भी ओवरकम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, लेट्स स्टार्ट। यस, तो बात करें सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि बहुत सारी वेरियस फॉर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती है और जनरली यूज भी होती है। एट दिस टाइम अभी अगर आप जनरली देखो अपने आसपास सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी का यूज़ है, तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, क्यों ज़्यादा ये यूज़ में आती है? बिकॉज दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वेरी इजीली। जनरली इक्विपमेंट्स भी बनी ऐसे रहे हैं, आप कुछ भी देख लीजिए, आजकल घर में चूल्हा बनता है, दैट इज़ आप देखेंगे इलेक्ट्रिक बन रहा है, वो भी हीटर इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी बन रही है। मैनी मोर थिंग्स आर देयर, लाइट एनर्जी, मोबाइल चार्जिंग, वट एवर यू आर वॉचिंग अराउंड यू, दैट इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो आप थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। यस कि सर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कहने का मतलब किसी भी कंडक्टर में मतलब इलेक्ट्रॉन्स या आप कह सकते हैं फंडामेंटल चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस होने चाहिए, एंड सेकेंडली वो मोशन में भी होने चाहिए। तो हम बोलेंगे उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये वेरियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, एंड इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, मैनी में थिंग्स आर देयर। ये इसका इंपॉर्टेंस है ही मतलब इंडस्ट्री में। तो थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं हम। yes. अभी आप लोगों ने देखा कि सर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का होना जरूरी है ना। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज दिस? इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एक फोर्स की वजह से। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो कर रही है। नाउ दो टाइप के होते हैं सर ये, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो आंसर है सर कूलॉम। क्या? कूलॉम। कूलॉम एक बड़ी यूनिट है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्जेस होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे हम आपको बता दें, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो फिर सर अगर हम बात करें कि सर एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनना, 1 कूलॉम को पाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरी होना है। ये सारे इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तब जाके चार्ज कितना इकट्ठा होगा, 1 कूलॉम। यस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इजी है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव पास लाएंगे दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पास लाएंगे दूर भागेगा, बट अपोजिट ऑफ दैट मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यस, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो हमने आपको बताया था अभी दिस एंड दिस ऑल्सो। एक्चुअली यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 1 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब एक कूलॉम चार्ज को इकट्ठा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको आप सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जनरली बहुत आता है एग्जाम में ये। देखो सर हमने क्या लिया, 1 कूलॉम पाने के लिए कितना चार्ज, जैसे अभी हमने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने 1 कूलॉम रोक लिया, इसको डिवाइड में लिया है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ देखो आप, क्या सेम चीज है? यस सर। इसको डिवाइड किया, सॉल्व किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
आप इसको पढ़ लें, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जनरली, बहुत इजी भी है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम सर, कि सर क्या इलेक्ट्रिसिटी हर एक मटेरियल में पास हो जाती है? आंसर है नो, सब में पास नहीं होती। तो सर किस में पास होती है? ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए आप उन्हें नाम देंगे कंडक्टर। यस, और जिसमें पास ना हो इंसुलेटर। जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? तो आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, सेल में पाया जाता है। यस, थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं हम। जनरली कंडक्टर और इंसुलेटर का अपना एक इंडस्ट्रियल यूज भी है। हम क्या करते हैं, 3 पिन प्लग यूज करते हैं या 2 पिन प्लग होता है, जिसको हम लोग पकड़ते हैं। क्या वो मेटल का होना चाहिए? क्या वो कंडक्टर होना चाहिए? नहीं। अगर वो कंडक्टर हुआ सर, क्या हो सकता है? फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए वो किसका बना होना चाहिए? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है वो। अंदर वाला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है किसका होना चाहिए? कंडक्टर, मीन्स मेटल। उसमें भी कौन सा अच्छा रखते हैं हम लोग, मतलब हमारे लिए कौन सा बेस्ट होता है? तो आंसर है कॉपर। तो ठीक है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक के कवर है, ये आपका इंसुलेटर। व्हाट अबाउट दिस? कंडक्टर। नाउ थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक टॉपिक बात करना भूल गए हम लोग कि सर मटेरियल तो दोनों है, प्लास्टिक कॉपर, ठीक है सर, कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो रही है? ऐसे उसमें क्या चीज़ है एक्स्ट्रा है? तो आंसर है सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स दोज इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। सो ठीक है, उसी की वजह से वो कंडक्टर बन पा रहा है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप में डिवाइडेड है। आंसर है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी सर चार्जेस किस में होते हैं? मोशन में। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कौन सी है? आंसर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये अपने चार्जेस होते हैं ये रेस्ट में होते हैं इसमें। व्हाट इज दिस? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आ रहा होगा आपको, आसान है ये, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और आगे चल रहे हैं हम लोग। नाउ मेन पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, समझो कोर पॉइंट है स्टार्टिंग वे में। यस, व्हाट इज दिस सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जनरली हम कहते हैं किसको हैं? कोई भी वायर है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं सब अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अब वो वहां तक उसको लाने में कहीं से हम उसको लेकर आए हैं, मीन्स हमने उस पर क्या किया होगा? आंसर है वर्क किया होगा। वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो गया। दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखो, ये अपना वायर है, एक यहां चार्ज है Q1, दिस इज Q2। सर इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है हमने उस पोटेंशियल को नाम दिया V1, यहां पर V2। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सर, कैसे पता लगेगा? V2 माइनस V1। अच्छा, एक और तरीका है। यस सर, पहले आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और डिटेल में समझ लो, फिर आपको दूसरा फॉर्मूला भी समझाएंगे। यस, electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point। infinity से यहां तक लाने में जितना इस पे वर्क किया गया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 V2। इनमें जो डिफरेंस आ गया वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। दूसरा तरीका क्या है सर? आसान है। क्या होता है कि सर इस Q1 चार्ज को Q2 तक ले जाने में जितना वर्क किया जाए दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W बाय Q। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जाम में आता है। द डिफरेंस, ये तो आपको पता लग गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज amount of work done in moving a unit charge from one point to another। This is the answer। ये देख सकते हैं, राइट। नाउ थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं हम।
कि सर इलेक्ट्रिक जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसकी यूनिट क्या होती है? तो आंसर है वोल्ट। व्हाट इज दैट? दिस इज वोल्ट। लेटर वी से डिनोट करते हैं, सही है। इसको समटाइम क्या लिखते हैं हम लोग? पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था सर, क्या बताया था? V इज इक्वल टू W बाय क्यू। नाउ वर्क डन को किस में मेजर करते हैं? जूल्स में, तो हमने 1 जूल ले लिया। इसको कूलॉम में 1 कूलॉम ले लिया। तो अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, 1 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि उसमें जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में कितना है? वो 1 वोल्ट। कितना है? 1 वोल्ट। ठीक है सर। अब किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, क्या यूज करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या कहलाएगा वो? वोल्ट मीटर। ठीक है। अब वो वोल्ट मीटर है, किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? मान लो कोई ये अप्लायंस है, क्या है ये? मान लेते हैं अप्लायंस है कोई। इस अप्लायंस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इस 2 तरीके होते हैं। आप इसके बगल में भी लगा सकते थे, बट नहीं, ये सीरीज कनेक्शन हो जाता। कैसे लगाते हैं सर? पैरेलल में। पैरेलल कैसे लगता है? इसके ऊपर देखो कैसे कनेक्टेड है वोल्ट मीटर। आंसर है पैरेलली। किसके पैरेलल में? अप्लायंस के। अप्लायंस क्या होता है? कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप सामान यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड अप्लायंस, कंडक्टर कह सकते हैं। तो ठीक है, एग्जाम में आता है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर जो करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अप्लायंस। व्हाई? तो आंसर है बिकॉज वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। कितना, कैसा होता है उसका रेसिस्टेंस? हाई। इसलिए उसे कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? पैरेलल में। दैट्स इट। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसी के साथ छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कितना इजी है। क्या लिखा है सर? देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम दिस वोल्ट टू दिस वोल्ट। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो इसका, कितना इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा सर? V2 माइनस V1। V2 कितना है सर? 128, 128 माइनस 118 ऑफ वोल्ट, माइनस किया कितना आया सर? दिस इज 10 वोल्ट। कितने इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाना है? इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज 2 कूलम। क्या फाइंड करना है सर? हाउ मच वर्क इज डन। आपको पता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू होता है W बाय क्यू। इसको रीअरेंज किया, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज V। दिस इज 10, दिस इज 2, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट सॉल्यूशन अपना। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या बता रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम मतलब चार्ज कितना गिवन है सर? 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन। व्हाट इज द एनर्जी? सर एनर्जी होती है वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड या वर्क डन कह सकते हैं आप। तो आपको पता है फॉर्मूला अपना, V इज इक्वल टू क्या होता है सर? W बाय क्यू। नाउ W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना है अपने पास? 6। चार्ज कितना है? 1। दिस इज 6 जूल। कुल मिलाकर के हर एक कूलम को कितना एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी? तो आंसर है 6 जूल। कितना एनर्जी? 6 जूल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये चैप्टर अपना बहुत इजी है, बस कंडीशन ये है कि आप लोग अच्छे से इसको समझें, आराम आराम से पढ़ें। पढ़ते पढ़ते जो भी क्वेश्चन मन में आए उसको ध्यान से देखें और धीरे धीरे सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये चैप्टर ऐसा है, अगर आप इसके न्यूमेरिकल डेफिनेशन वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आने का। तो ये अपना फिजिक्स का चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा सा डोंट टेक इट लाइटली। आगे चल रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट। सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा कुछ नहीं है सर,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर। एक वायर में से इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्पीड क्या है, कितने टाइम में कितना चार्जेस पास हो रहे हैं, आप बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सेम टाइम पे दो वायर में, एक में कम चार्जेस पास हो रहे हैं, एक में ज़्यादा पास हो रहे हैं। जिसमें ज़्यादा पास हो रहे हैं आप बोलोगे उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें कम पास हो रहे हैं उसमें करंट की वैल्यू कम है। तो ठीक है, Q बाय T। क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच अ मेटल वायर। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय T। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं सर, I से। इलेक्ट्रिक चार्ज Q, टाइम T। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। क्या होता है सर, एम्पियर। अच्छा, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें, कितना आसान है। अगर 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड में एक वायर से पास हो जाए, एक वायर के एक पॉइंट से, तो आप क्या बोलेंगे सर, कितना करंट हुआ, 1 एम्पियर। तो कितना इजी है, देखो, चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इफ पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पियर। ये रहा, एक्सप्लेन कर रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, कितना इजी है अपना। अच्छा सर, एम्पियर बड़ी यूनिट है, आंसर है यस। तो एम्पियर की छोटी यूनिट्स भी होती हैं, मीन्स करंट की छोटी यूनिट भी होती हैं, यस, मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1/1000। एक और होती है सर, इसको शॉर्ट में ना ऐसे लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर। अच्छा, माइक्रो एम्पियर भी होता है, इससे भी छोटा, यस, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, माइक्रो एम्पियर। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं। होता क्या है, जितने भी अपने मदरबोर्ड वगैरह छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में पास करते हैं। तो बार बार हम लोग पॉइंट में ना लेकर के एम्पियर को, उन्हें माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब सर बात आती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करेंगे, आंसर है एमीटर। क्या यूज करेंगे, एमीटर। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज पैरेलल, आंसर है सीरीज में। सर सीरीज में क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत लो होता है। एग्जाम में आता है व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, तो आंसर सबसे अच्छा क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस 0 होगा। तो ठीक है, देखो सीरीज में कनेक्टेड है सर, आसान लग रहा है। ये देखो, कोई भी अप्लायंस लिया हमने, मान लो अपने पास ये एसी है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट चेक करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ लगा दिया एमीटर, दिस इज एमीटर। ये अपनी बैटरी है, ये स्विच, दिस इज एमीटर। ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इधर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट्स इट। क्या मेजर करेगा ये, करंट, दैट्स इट। आसान है। तो आओ थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक अच्छा टॉपिक है, इसको समझना भी चाहिए हमें। नाउ टॉपिक है सर अपना एक न्यूमेरिकल छोटा सा, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए। पूछा है कितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, तो देखो कितना आसान है। करंट क्या बोला सर, 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दिया है, 20 मिनट्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टाइम को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। कैसे होगा, 120 सेकेंड्स। तो ठीक है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज Q। Q इक्वल टू हो जाएगा सर I इंटू टी। अभी आपको फॉर्मूला बताया था हमने, I इज इक्वल टू Q बाय टी। यहाँ से Q इज इक्वल टू आ गया I इंटू टी। वट इज I, 0.25 टी, 20 मिनट्स है सर, 20 सर 1200 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, करोगे इसको 1/4 भी लिख सकते हैं हम,
1200 का 1/4 होता है 300 ऑफ कूलॉम, 300 कूलॉम। ठीक है, आसान लगा? यस। तो आगे चल रहे हैं। हाउ टू गेट अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट को लगातार फ्लो कैसे किया जाए? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस देके, एक बैटरी लगा करके, एक सेल लगा करके। ठीक है, सेल क्या करता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। उसमें जहां पर थोड़ा सा बाहर निकला होता है, सेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये वाला पार्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। ये वाला पार्ट नेगेटिव। हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्जेस कहां से करंट कहां से फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, जिसकी वजह से जो वायर में अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस आते हैं, दे बिगिन टू फ्लो। दैट्स इट। ये आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला। नेम अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। यू कैन ऑल्सो राइट द बैटरी ऑल्सो। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन आप इसको रिटेन के लिए नोट डाउन करें आराम आराम से। वॉट एवर इज रिटन ओवर हियर यू हैव टू राइट इट पेशेंसली, राइट। और उसको ध्यान से देखो, चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। डेफिनेशन, फॉर्मूले, वट एवर जो हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं, एग्जाम में लाई करते हैं। सो प्लीज टेक इट सीरियस। आ जाओ। नाउ द टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? थोड़ा सा इसकी कहानी समझो सर। सबसे पहले क्या होता था? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे तो सोचते थे कि वायर में प्रोटॉन ही फ्लो कर रहा है, तो बोला गया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या ये सही रहा? नहीं। बाद में पता लगा प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करता। डिस्कवरी हुई धीरे धीरे, तो पता लगा क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ फ्लो करेगा सर। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हम यही रखेंगे, लेकिन इसको प्रोटॉन से डिफाइन नहीं करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। तो क्या कहा गया? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से पढ़ना। कन्वेंशनल मतलब पहली, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन बाद में क्या पता लगा? इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं करते, प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करते। क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या दिखा रखी है? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट दिस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो हम आज भी वही लेते हैं जो पहले लेते थे, बट दैट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझते हो सर क्या होता है? A continuous conducting path consisting of wire, resistance, resistance में क्या आता है? कोई भी अप्लायंस, बल्ब एटसेट्रा, एसी, फ्रिज, कूलर, वट कुछ भी हो सकता है, और प्लस स्विच, टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, बैटरी, दैट इज उसमें कनेक्ट कर दिया सबको। उसमें क्या होना चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए। क्या नाम दोगे आप उसको? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है सर, देख सकते हैं आप। क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? यस, क्योंकि ये स्विच क्लोज है, कनेक्टेड है। इसमें नो, स्विच ओपन है ऐसे, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, आओ एमसीक्यूज हैं, इनको डिस्कस करते हैं, कितना आसान है। यस, द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप चेक कर लेना। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सही है। वोल्ट मीटर इज पैरेलल, ठीक है, पहला तो ठीक है। एमीटर हैज अ हाई रेसिस्टेंस, गलत है। वोल्ट मीटर हैज लो रेसिस्टेंस, गलत है। कौन सा सही है सर? पहला वाला बस। तो पूछा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली फर्स्ट, दैट्स इट। नाउ विच यूनिट कुड बी यूज्ड टू मेजर करंट? तो आंसर है एम्पियर। इफ द करंट थ्रू अ फ्लड लैंप इज 5 एम्पियर, करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। 10 सेकेंड में क्या फाइंड करना है? इफ द करंट फ्लो 5, चार्जेस, कितने चार्ज पास होगा?
Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी, I इंटू टी 5 इंटू 10 50 कूलॉम, दिस इज द आंसर। नाउ आगे चल रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज दिस, 10 मिनट में 300 कूलॉम। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज कितना है 300 कूलॉम, टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स। क्या हम मिनट में लेने वाले हैं? नहीं, सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर लिया, दिस 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 कितना आया 3 एम्पियर। आसान है सर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जनरली होता क्या है, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमेशा तो इलेक्ट्रिक चीज जितने भी कंपोनेंट वगैरह हैं सबका रियल डायग्राम नहीं बनाने वाले। ठीक है सर, क्या करने वाले हैं, उनके सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे हम कि उनके सिंबल्स को क्या, सिंबल्स से कैसे रिप्रेजेंट करें। दैट इज कॉल्ड सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। पहला है, पहला देख सकते हैं आप, सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट, क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, ये कुछ ऐसा होता है। एंड वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सर काम क्या होता है? आंसर है इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। कोई भी वायर जा रहा है उसको आप कट करो, उसके दोनों पॉइंट आप यहाँ कनेक्ट कर दो। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है इसकी सुई में तो आप बोलेंगे इसमें करंट है, अदरवाइज करंट नहीं है। ये ओपन स्विच, ऑफ, क्लोज स्विच, ऑन, इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ सर्किट डायग्राम, इन सबको आपस में कैसे अरेंज करें ताकि प्रॉपर एक करंट फ्लो हो, जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं वो काम करे, उस सारे सिस्टम को एक साथ अरेंज करने को क्या नाम देते हैं? सर्किट डायग्राम। नाउ आगे चल रहे हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ये बहुत इजी है, आओ ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है समझते हैं इसको। ओम्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कहने का मतलब है इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट। तो यहां पर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, दिस, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड आर। यहां पर क्या आ गया अपना आर। वी इज इक्वल टू क्या मिल गया? आई आर। आर क्या है यहां पर सर? कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या नाम देते हैं? रेसिस्टेंस। अब ये जो वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, मतलब रेसिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? इसके 4 फैक्टर है मेनली। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, V बाई आई इज इक्वल टू आर। यहां से आपको एक रिलेशन मिलता है सर, V बाई आई इज इक्वल टू आर। मतलब आप देख पा रहे हैं, अगर मान लेते हैं वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस और करंट का जो रिलेशन है वो अपोजिट है। और हमें पता है करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपोजिट करने के लिए मतलब रुकावट आएगी। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? एक अपोजिंग प्रॉपर्टी। क्या हो गई? अपोजिंग प्रॉपर्टी। तो आओ समझते हैं। देखो सर, कुल मिला के यहां से आपको एक बात सीखने को मिलती है, रेसिस्टेंस घटेगा करंट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबको पता है। नाउ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, बता दिया आपको। ठीक है सर, ये आपका कोई आपसे पूछे नेम द फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय द ओम्स लॉ, तो आंसर है V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर R क्या होता है सर? रेसिस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर पे, नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। अब आगे रेसिस्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, V और I आप पढ़ चुके हैं। नाउ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है सर? हमने बता दिया था आपको, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो हमने बताया था 4 फैक्टर कौन कौन से, रिपीट कर दिए, दोबारा एग्जाम में आते हैं ये।
अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले को उठाएं तो पता लगा सर रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम की डेफिनेशन है, आप इसे पढ़ लेना। यस थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन आया अपने लिए, इजी है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी, रेसिस्टेंस कितना है इसका 60 ओम, जो भी अपना अप्लायंस यूज कर रहे हैं हम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, करंट निकालना है आपको। वोल्टेज दिया हुआ है, कितना है सर 24 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है 60 ओम, क्या फाइंड करना है करंट, पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज आई। फॉर्मूला पता है इज इक्वल टू क्या होता है V बाय आर। व्हाट इज V, R 24, इसको सॉल्व करेंगे आप 6 4 10 दिस कितना आएगा सर 2.5 एम्पियर। अच्छा, द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं मान रहे हैं हम, जो अप्लायंस है उसका ही है, तो उस दौरान कितना करंट पास करेगा 2.5 एम्पियर। एक क्वेश्चन और है, इसको आप लोग ट्राई करें, कितना आसान है देखो। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, आई की वैल्यू आ गई है, 220 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं हम वोल्टेज, ठीक है। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन द कनेक्टेड इज, मतलब कितना करंट पास होगा अगर 110 वोल्ट कर दें, वोल्टेज आधा कर दें तो करंट भी आधा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सर रेसिस्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पढ़ा था आई वी इक्वल टू आई आर। तो कुल मिलाकर आप सॉल्व कैसे करेंगे बता देते हैं, करना आपने आई दिया है वी दिया है, आर फाइंड कर लेना, बिकॉज रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि ना हम उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं, ना क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं, ना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू सेम लेंगे, वी आपको दिया है, अब आप आई फाइंड कर सकते हैं। आंसर आना चाहिए इसका हाफ, ट्राई करना आप लोग। सो आओ ओम्स लॉ का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, कितना आसान है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओ, मतलब ये वी और आई के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मतलब इसमें जो आपस में डायरेक्टली रिलेशन दो में होता है, वी और आई में, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उनका जो ग्राफ बनता है हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये अपना एक ग्राफ समझते हैं वी आई ग्राफ है अपना, ठीक है सर। तो इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे बनेगा, बहुत इजी है सर, ऐसे बनेगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं करंट बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझो आप लोग, जो ये लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आंसर है सर दिस इज अ स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर v, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस i, तो सर v अपॉन i हमें पढ़ा है, v अपॉन i इक्वल टू क्या होता है r। तो कुल मिला के जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आंसर है r को, किसको r को। ये हो गया अपना vi ग्राफ। व्हाट इज दिस vi ग्राफ। अगर हम बात करें इसको उल्टा कर दें, iv ग्राफ कर दें, तो अपना ये हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 अपॉन r को, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा i अपॉन v, और i अपॉन v इज इक्वल टू होता है 1 बाय r। आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है सर, ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो गाइज आओ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, ये भी आसान टॉपिक है, बहुत इजी है। नाउ व्हाट इज दैट, गुड कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर, ये क्या क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट इजीली पास हो जाए गुड कंडक्टर, जिसमें पास होने में प्रॉब्लम हो रेसिस्टर, जिनमें पास ही ना हो इंसुलेटर। आओ तो पढ़ सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है। रेसिस्टेंस जो होता है बहुत लो होता है किसमें, कंडक्टर के केस में, मॉडरेटली हाई होता है रेसिस्टर में, एक्सट्रीमली हाई मतलब इन्फिनाइट इंसुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं आपको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन दे रखा है, इसके अंदर जो हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं, फिलामेंट यूज करते हैं, किसका बनना होना चाहिए, रेसिस्टर का। क्यों, जब इसमें करंट पास हो तो ये गर्म हो जाए और हीट प्रोड्यूस करे, यही अपना मोटिव होता है। तो और जो हम ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो काम करते हुए ग्लव्स पहनते हैं,
किसके बने होने चाहिए सर? इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए। किसके क्या पहनना चाहिए हमें? इंसुलेटर। तो रबड़ क्या होती है? इंसुलेटर। यस। इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, कंडक्टर होने चाहिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। तो हमने बताया 4 फैक्टर। पहला लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर जो होता है अगर उसे आप साइड से कट कर दें तो आपको ऐसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है वो। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर कैसे डिपेंड करता है, ये भी एक्सप्लेन कर दो। इतना समझ में आ गया कि हाँ डिपेंड करता है। कैसे करता है? हाउ टू एक्सप्लेन नाउ। रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इक्वेशन नंबर 1, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अब एरिया बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे वायर की, करंट मतलब रेसिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि इजीली पास हो जाता है करंट। तीसरा होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एक्चुअली होता क्या है, वायर में आप टेम्परेचर बढ़ाएं, होगा क्या उससे? टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस आराम से पास नहीं हो पाएंगे, तो करंट को पास होने में रुकावट आएगी। तो कुल मिलाकर के कहानी यहाँ आती है, टेम्परेचर, पहली बात तो हम लोग ओम्स लॉ फॉलो करते हैं और टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रखा जाता है। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दिस इक्वेशन। व्हाट टू डू? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा? L बाई ए। यहां पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है रॉ, L बाई ए। नाउ व्हाट इज रॉ? रॉ होता है सर रेसिस्टिविटी। व्हाट इज दिस? रेसिस्टिविटी। रॉ को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। अच्छा सर, रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट फाइंड कर लेते हैं, कितना आसान है। देखो इसको हमने रीअरेंज किया, रॉ इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। रॉ इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब ऐसा यूनिट ओम, इसका मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा? ओम मीटर। क्या बच गया सर? ओम मीटर। ओम मीटर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसे बोलते हैं रॉ, आर एच ओ। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस सिंबल। तो समझ में आ रहा होगा, इजी है। आगे चल रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। यस, क्या लिखा है? रेसिस्टेंस दिया है 3 ओम, वोल्टेज 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, और करंट पूछा है। तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है सर? आई आर। आपको R दिया है, V दिया है, I फाइंड करना, I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है सर? 6, R 3, 2 एम्पियर है ऑप्शन। यस, सी। अ कार हेडलाइट वर्किंग, वोल्टेज कितना मिल रहा है? 12 वोल्ट। करंट कितना पास हो रहा है? 0.5 एम्पियर। रेसिस्टेंस मांगा है, R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। V बाई आई, व्हाट इज V? 12, I 0.5। सॉल्व करेंगे आप, 24 आना है, 24 ओम। आगे भी अपने 2 क्वेश्चन हैं, आप इनको ट्राई करें, बहुत इजी हैं और ट्राई करना सॉल्व करने का, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। चलो, नाउ टॉपिक है अपना रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टिविटी क्या होता है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं, अभी एक्सप्लेन किया था हमने आपके सामने। देखो सर, रेसिस्टिविटी क्या होता है सर अपने लिए?
कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रांगली अपोज कर सकता है उसमें पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है। फॉर्मूला RA/L बता चुके हैं आपको। रेसिस्टिविटी किसके इक्वल होती है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ρ इज इक्वल टू, आपको पता है RA/L। हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ले ली 1 मीटर। उस टाइम जो आंसर आएगा ऐसा यूनिट, मतलब रेसिस्टिविटी आएगी 1 ओम मीटर। तो कह सकते हैं रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकली इक्वल हो जाती है कब, जब 1 यूनिट लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया हम उस वायर का ले लें। तो ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन है जी, आप इसे पढ़ लेना, बहुत इजी है। तो ये रहा ना, नोट पॉइंट पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ना। रेसिस्टिविटी एक अपने आप में वाइड पॉइंट है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे आते हैं बताएंगे आपको। सर क्या ये भी रेसिस्टेंस की तरह हर चीज़ पे डिपेंड करती है, 4 फैक्टर पे? नहीं, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं करती, टेम्परेचर पे यस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ वन, नेचर पे तो सभी मटेरियल मतलब डिपेंड करेंगे अलग अलग मटेरियल का। तो ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सबकी रेसिस्टिविटी गिवन है, आप इसे एक बार देख लेना। मेटल की रेसिस्टिविटी कम होती है क्योंकि उसमें रुकावट की प्रॉपर्टी कम होती है, और नॉन मेटल की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इंसुलेटर की हाई एक्सट्रीम, देखो इंसुलेटर 10⁻15 to 17 करंट पास ही नहीं करेगा। यस, तो ये अपना रेसिस्टिविटी है। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट है समझने लायक यहाँ से, जो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्या है सर? पहला, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर देन हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। मान लो आपने एक एलॉय लिया, एलॉय किससे बना होता है? 2 मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है सर, एलॉय की रेसिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है, मेटल की रेसिस्टिविटी प्योर वाले की कम होती है। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें? यहाँ से ये मिलता है, अगर आपको कभी भी किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में हीट प्रोड्यूस करनी है तो वहां पर हीट प्रोड्यूसिंग वाले स्पेस पे क्या यूज करेंगे, प्योर मेटल या फिर एलॉय? आंसर है एलॉय। क्यों? एलॉय में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वो उसको रोकेगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सारा लिखा है, पढ़ सकते हैं। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होना चाहिए? एलॉय का। क्यों? उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है। तो प्योर मेटल कहाँ यूज करें? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होना हो अपना। तो ठीक, और एलॉय जो होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, जल्दी से वो जलते भी नहीं है, इसीलिए उनको यूज किया जाता है। देखो ये अपना इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और भी चीजें सबके अंदर एलॉय यूज होते हैं, नाइक्रोम मैक्सिमम। और भी है, देखो कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेटिन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाइक्रोम। आओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बेस पे भी क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछे जाते हैं। कैसे पूछते हैं बताते हैं आपको। देखो क्या है ये, तो हमने क्या किया सर, ले लिया अ 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। आपके पास एक वायर है, आपने क्या किया, इसको फोल्ड कर लिया, डबल कर लिया, मतलब ये ऐसा हो गया अपने पास। अभी इसका एरिया ए था, अब कितना हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। लेंथ इसकी L थी, यहाँ कितनी हो गई सर? L/2। तो नहीं, इसका रेसिस्टेंस कितना दिया था हमें? 6 ओम। इसका हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि सेम मटेरियल से बने, मटेरियल सेम है। आओ, तो हम निकालते हैं R इज इक्वल टू होता है ρL/A। यहाँ पर R1 लेते हैं इसको, नहीं R इक्वल टू ρL/A लिया, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू कितना है अपना? 6 ओम ρL/A, इक्वेशन 1 मान लिया। सेकंड में आ जाओ। नाउ रेसिस्टेंस, लेट न्यू रेसिस्टेंस भी R1। ये जगह रॉ, क्या लेंथ की जगह आप L लेने वाले हैं? नहीं, नाउ दिस इज L/2।
L बाय 2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में A आएगा या 2A, तो आंसर है सर 2A, क्योंकि सेकंड केस है अपना। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इधर, तो हो जाएगा रो L बाय 4A। इसको सॉल्व किया 1/4 ऑफ रो L बाय A। अच्छा सर जो R1 है, क्या हम इसको 1/4 ऑफ रो L बाय A को क्या ले सकते हैं, 6 ओम। कहाँ से पता लगा, इक्वेशन 1, 6 ओम कहाँ से पता लगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। व्हाट इज दिस, दिस 1.5 ऑफ ओम, कितना बचा 1.5 ओम। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस कितना हो गया 1/4। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वायर की लेंथ डबल कर दें, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ हाफ कर दें, एरिया डबल कर दें, मैनी मोर ऑप्शंस आर देयर, और वो जनरली पूछता है इस तरीके से। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म। आओ सर सबसे पहले ये वाला समझते हैं। व्हेन द डायामीटर ऑफ वायर इज डबल्ड द रेजिस्टेंस बिकम। आप किसी वायर का डायामीटर डबल कर दें तो उसका एरिया 4 गुना बढ़ जाता है। एरिया 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस 4 गुना घट गया। देखो इट्स रेजिस्टेंस बिकम 1/4। आंसर देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, ठीक है सर 1 ओम है, देन द रेजिस्टेंस सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट। उसका जो नाइक्रोम वायर है और इनमें क्या रिलेशन है, ये आप देख सकते हैं कि नाइक्रोम वायर और कॉपर में कितना मतलब रिलेशन होता है, कितना गुना ज़्यादा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मान लो 60 टाइम्स हुआ तो 60 ओम हो जाएगा, 45 टाइम्स हुआ 40 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ रेसिस्टेंस वायर इज हाफ्ड, डायमीटर हाफ कर दिया तो रेसिस्टेंस एरिया 4 गुना घट गया। डायमीटर हाफ करने से एरिया 4 गुना घट गया और रेसिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। तो देखो वायर रेसिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। समझ पा रहे हैं आप, इस टाइप से पूछे जाते हैं। अगर आपको आता है तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। जिस तरीके से हमने समझाया था आप उस तरीके से उन्हें टैकल कर सकते हैं। आओ, रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मटेरियल दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी, रेसिस्टिविटी उसकी 0.6 ओम मीटर है, मतलब कम है, बहुत ज़्यादा और कम है, आपको उसके अकॉर्डिंग इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से मतलब ये तो देखना पड़ेगा अपना। आओ इस पे आते हैं। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, एरिया डबल कर दिया मतलब रेजिस्टेंस हाफ हो गया, रेजिस्टेंस बिकम हाफ। यस, जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वाले, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, R इज इक्वल टू रॉ L बाय A। आओ रेजिस्टिविटी, फिर वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा यहाँ कुछ लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ऑन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, हमने आपको बताया था, टेम्परेचर ओनली। ऑप्शन है यस यस। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ्ड, एरिया हाफ कर दिया, रेसिस्टेंस डबल हो गया 2 टाइम्स, दैट्स इट। इतना आसान है, आपको थोड़ा सा फंडामेंटल पे काम करना पड़ेगा। और आगे चल रहे हैं सर। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कितना आसान है, कितना इजी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट। जनरली आप रेसिस्टेंस को, रेसिस्टर्स को, जितने भी अप्लायंस वगैरह इन्हीं को रेसिस्टर नाम दिया जाता है। इनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। आपके मन में आएगा सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ से आया और क्यों आया, तो जब हमें किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस ओवरऑल बढ़ाना होता है, नाउ वी नीड टू कनेक्ट इन सीरीज। व्हाट अबाउट टू डिक्रीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये बता दिया, सीरीज का रिप्रेजेंटेशन ये है अपना, पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन ये है। दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट डाउन करें अच्छे से और इन्हें पढ़ें। आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहे हैं आपको, एग्जाम में पूछता है कई बार। यस, क्या है ये,
सर हमें ना दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिए, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब दोनों को हटा दो, एक सिंगल यूज करना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दैट, कैसे फाइंड करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना करंट यहां से पास होगा उतना ही करंट यहां जाएगा और यहां जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू सेम होने वाली है। देखो आई पास हो रहा है, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ मिला है V1, यहाँ मिला है V2, तो यहाँ दोनों चीज़ें वो लिख रखी हैं हमने। कुल मिलाकर के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अपना, V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू होता है IR, I क्या होगा टोटल करंट I, R क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज R। हम इस R को V इज इक्वल टू IR, I, और R को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, S से, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ V1 हो जाएगा I R1 I R2, कुछ कॉमन है सर, I कॉमन है, दिस इज R1 प्लस R2, दिस, तो RS अपना कितना आ गया, R1 प्लस R2। सर यहाँ पर हमने दो रेसिस्टर्स लिए थे इसलिए R1 प्लस R2 आया, 3 होते तो R3, 4 होते तो R4 एंड सो ऑन। समझ गए। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो आपको, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास दो रेसिस्टर है, दोनों की वैल्यू आप समझ लेते हैं 10 ओम है, तो हमने रेजिस्टेंस निकालना है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम क्या करेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 10 प्लस 10, व्हाट इज इक्विवेलेंट आंसर, सॉरी कितना हो जाएगा सर, 20 ओम। अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, जनरली एज इट इज, मतलब अर्थमेटिकली आप इन्हें एड ऑन कर सकते हैं। आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन आया सर यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की 3 बैटरी हैं और 5 ओम रेसिस्टर, 8 ओम एंड 12 ओम, 3 रेसिस्टर हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो देखो हम 3 रेसिस्टर लेते हैं पहले, 1 2 3, ठीक है, यहाँ बैटरी लगा दी, कितने कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट, एक बैटरी हो गई, 2 बैटरी हो गई, तीसरी बैटरी हो गई, यहाँ स्विच लगा दिया, R1 R2 R3, 5 8 12, 5 8 12, ठीक है सर, 2 वोल्ट की बैटरी है, कितना वोल्ट हो गया अपना टोटल, 6 वोल्ट। व्हाट इज दिस, प्लग की, अच्छा तो हो गया अपना, ठीक है, दिस इज अ सर्किट डायग्राम। सेकंड में क्या पूछा है, रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। यहां पुट अप कर दो सर, करंट मेजर करना है, सीरीज में लगाया जाता है, पॉजिटिव इधर है तो प्लस इधर माइनस इधर। अच्छा वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर, इसके ही अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कैसे करोगे, आपको पता है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हमें इसी के अक्रॉस फाइंड करना है, 2 के अक्रॉस करना होता है ऐसे ले, 3 के अक्रॉस फुल ले लेते ऊपर, पैरेलल में लेना है, किसी के भी अक्रॉस हो, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कुल मिला के आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी। उससे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो इसका, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RS, कितना 5 12 5 8 12, 5 ओम 8 ओम 12 ओम, कितना हो गया सर 20 25 ओम। अच्छा वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस आ गया, V आ गया, करंट निकालना है, रीडिंग ऑफ एमीटर, तो हो जाएगा I इक्वल टू होता है V बाई R। व्हाट इज V, V कितना है सर 6, R कितना है 25, ये आ गया एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका
पॉइंट में आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 6/25 पॉइंट लगाया 0 2 50 10 दिस 4 0.24 एम्पियर। ये आ गई एमीटर की रीडिंग। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। IR अपना ये हुआ 12, मतलब R, इसको नाम देते हैं R3। I कितना है सर 0.24, R कितना है 12, मल्टीप्लाई कर दो इनकी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो कितना आने वाला है, 12 4 जा 48 दिस 4, 12 2 जा 24 28 दिस इज द आंसर 2.88 वोल्ट। इजी है। इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आओ, सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अभी इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस। तो वहां पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा था आपका, दैट वाज अर्थमेटिक सम। क्या बोलेंगे उसको, अर्थमेटिक सम। तो अगर मान लो 3 रेसिस्टर्स हैं तो R1 + R2 + R3 लाइक दैट। नाउ व्हाट अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लास्ट टाइम बताया था आपको, जब एक के ऊपर एक लगे होते हैं, लाइक मीन्स दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट सेम होता है इन द सेम वे। आओ डिस्कस करते हैं। R1 एंड R2 जो दोनों हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, यहां पर आपको दो चीज समझनी है बस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना वोल्टेज आप सोर्स से लगाएंगे, सेम वोल्टेज R1 को मिलने वाला है और सेम वोल्टेज R2 को मिलने वाला है। कुल मिलाकर के वोल्टेज रिमेन सेम फॉर ईच रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज सोर्स। ठीक है सर। तो सर डिवीजन किसका होता है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो आंसर है पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। सपोज दैट यहां से I करंट फ्लो कर रहा है टोटल, तो यहां पर जाने वाला है I1 एंड व्हाट अबाउट दिस I2। तो ठीक है, नाउ यहां पर हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। यस, तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा सर वोल्टेज सेम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, करंट का। तो कह सकते हैं टोटल करंट I किसके इक्वल होगा, I1 + I2। ठीक है सर। आप लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू होता है V/R। नाउ दिस इज V/R। RP लिख रहे हैं। व्हाट इज RP? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट अबाउट दिस, V/R1 R2। कुछ कॉमन है, यस, इधर V हो जाएगा अपना। आप लिख सकते हैं V × 1/RP। नाउ V कॉमन 1/R1 + 1/R2। दिस कैंसिल आउट। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर दो रेसिस्टर है तो R1 R2 लिए, 3 होते प्लस R3 1/R3 लेते एंड सो ऑन। दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहां पर भी एग्जांपल लेते हैं। हमने लास्ट टाइम सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेसिस्टर लिए थे जिनका रेसिस्टेंस 10 ओम था, उसका इक्विवेलेंट 20 ओम आया था, बिकॉज दैट इज द अर्थमेटिक सम। व्हाट अबाउट हियर, यहां पर भी लेते हैं R1 10 लिया, R2 भी 10 लिया, दोनों को पैरेलली कंबाइन करते हैं। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट, लेट्स चेक। उसका एलसीएम आ जाना है 10 1 + 1, दिस इज 2/10, कह सकते हो 1/5। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, RP इज इक्वल टू आ गया 5 ओम। यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, सर सीरीज में कंबाइन किया था 20 ओम आया, पैरेलल में कंबाइन किया क्या आया, आंसर है 5 ओम। व्हाट्स हैपनिंग, देयर इज अ रिडक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो कुल मिलाकर के हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों का अपना अपना मोटिव है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टोटल को हम एक और नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, आगे चलते हैं सर।
अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, और जो अभी हमने पढ़ा है ना आपको, ये एग्जाम में ये डेरिवेशन आती है 3 मार्क्स की। बोलेगा डिराइव दिस रिलेशन, क्या बोल देगा, ड्राइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू हैव टू ड्राइव दिस, और ये ड्रॉ कर लेना, इजी है। नो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कितना आसान है। आओ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है R1 R2 R3, ठीक है, वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की हुई है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, क्या फाइंड करना है हमने, टोटल रेजिस्टेंस। तो ठीक है, आओ इसको नेमिंग कर लेते हैं कुछ सर। नेमिंग के लिए हमने क्या किया, यहां पर कर लिया A, दिस इज B, C, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल B और C के बीच फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस। तो हमने क्या लिखा, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली। तो देखिए आप कितना इजी है। सो 1/R BC, BC का मतलब पैरेलली कनेक्टेड है, और B और C के बीच फाइंड कर रहे हैं। 1/R2 R3, ठीक है। दिस इज 1/8 + 1/12, एलसीएम कितना आएगा सर इसका, 24, 3 + 2 5/24, RBC हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 24/5, आंसर आ जाएगा दिस 4.8 ओम। कितना आया सर, 4.8 ओम। अच्छा, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस विच इज R। क्या हो जाएगा सर, क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या लिखा, 7.2 + 4.8, व्हाट इज दिस, 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपना 12 ओम। नाउ टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। मान लेते हैं टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, लेट टोटल करंट फ्लोइंग बी I, यस। तो I का फॉर्मूला जानते हैं, I = V/R, I = V/R। व्हाट इज V, वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, रेसिस्टेंस ओवरऑल कितना आया, 12। सॉल्व करेंगे 1/2 विच इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट क्या मांगा है सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, मान लेते हैं V1 है, क्या मान लिया हमने, V1। तो इसको आप यहां भी सॉल्व कर सकते हैं साइड में। थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R1, ठीक है। ये हो जाएगा V1, V1 = क्या होता है, IR1, बिकॉज करंट सेम होने वाला है, सीरीज कंबाइंड है, IR1। I की वैल्यू क्या है सर, 0.5, R1 क्या है, 7.2, 7.2। हमने लिखा V1 = IR1, 0.5 × 7.2 कितना हो गया सर, ये 3.6 वोल्ट, ठीक है। 3.6 वोल्ट आंसर आ गया अपना R1 के अक्रॉस। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कितना ही पैची न्यूमेरिकल हो, आप आराम से उसको रिजॉल्व करें। रेसिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, व्हाटएवर यू हैव टू फाइंड, यू कैन इजीली सॉल्व इट। आगे चल रहे हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसे नॉर्मली जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ऑब्टेन रिलेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें पैरेलली कॉम्बिनेशन का आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो ठीक है, वो डेरिवेशन मांग रहा होगा, आप डेरिवेशन कर सकते हैं जो हमने बताई थी इससे पहले। नाउ बी पार्ट, इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। देखो सर कैसे कनेक्टेड है 3 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका आंसर क्या आ जाना है,
इसका आ जाना है 5 ओम। 5 ओम के साथ ये वाला 5 ओम कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। तो ये दोनों जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनके बीच में कैसे फाइंड करेंगे? हमने लिखा टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस दिस इज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्चुअली हमने इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ठीक है आ जाओ। 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। दिस इज 5, 1 प्लस 1 हो जाएगा r इज इक्वल टू 5/2। दिस इज 0.5/2 ही अपना डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाना है 2.5 ओम। एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टर लगे हों जिनका रेसिस्टेंस इक्वल हो, 10 हो 5 आएगा, 5 हो 2.5 आएगा, 2 हो 1 आएगा, उनका हाफ हो जाना है। यस यू कैन सी हियर। सेकेंड पार्ट क्या मांगा है सर? करंट शोन बाय द एमीटर है, इसमें कितनी रीडिंग आएगी? आई आएगी। लेट रीडिंग ऑफ एमीटर बी आई, ठीक है, और I इज इक्वल टू हम जानते हैं V/R। वोल्टेज कितना है? पूरा 4 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना टोटल? 2.5। इसको सॉल्व करेंगे 40/25, 5 से डिवाइड किया 8/5, पूरा सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.6 एम्पियर। दिस इज द आंसर। कितने इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप ध्यान से करें। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचने मजबूर करता है। यस आपको बोला है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू हैव टू शो हाउ दे विल बी कनेक्टेड 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। 3 रेसिस्टर हैं आपके पास, मान लेते हैं अपने पास 3 रेसिस्टर ये हैं, दिस सबका रेसिस्टेंस कितना है सर? 6 ओम। नाउ व्हाट टू डू? हमें इन्हें ऐसे कंबाइन करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। फिर कैसे कंबाइन करना है? टोटल कितना है? 4 ओम। आओ करते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आप इन्हें कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी कॉल है। तो 9 ओम लाना है, 6 के कनेक्ट करने हैं। हमने क्या किया, हमें पता है जब दो सेम टाइप कनेक्ट करते हैं पैरेलल में उसका आंसर हाफ आता है, तो 6 पैरेलल में ले लिए, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में आप ऐसे कर सकते हैं, दिस थर्ड वाला यहां आ गया 6 ओम। देखो सर 6 ओम 6 ओम 6 ओम, इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3 ओम। 6 है, 3 + 6 कितना आ जाना है टोटल रेजिस्टेंस? 9 ओम। मतलब फर्स्ट वाले में हम ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या लाना है? 4 ओम। तो ध्यान देना, इसका थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन है और आसान भी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, दिस नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका क्या हो जाएगा? 12 ओम। 6 और 12 का पैरेलली इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? 6 12 एलसीएम 12, 2 + 1 दिस इज 3/12। R इज इक्वल टू क्या हो जाना है? 12/3 दिस इज 4 ओम। अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो आप बता सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो जनरली कनेक्शन अपने 2-3 तरीके की होते हैं, मैं आपको उनको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ध्यान से सुनना आप सब, कितना इजी है। जनरली पहला कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, सीरीज 1/1। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक के बाद एक नीचे, ज़्यादा ही कम लाना हो तो पैरेलल में लाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन आता है अपना, 2 पैरेलल 1 सीरीज। एंड नेक्स्ट वन पैरेलली के साथ हॉल में एक सीरीज के साथ हॉल में एक पैरेलल आ जाएगा।
तो ये 2-4 कॉम्बिनेशन है, इनसे अपना आंसर आराम से आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम। दो रेसिस्टेंस है, उनको हमने कनेक्ट किया, आंसर कितना आया 2 ओम पैरेलल में। व्हेन कनेक्टेड इन टू रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव 2 ओम। व्हेन जब उसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं कितना आ रहा है 9 ओम, पैरेलल में 2 ओम, सीरीज में 9 ओम। ठीक है सर, दोनों की वैल्यू निकालनी है। अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया। आओ आइए पता लगा कितना सीखे हम लोग। यस, तो मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस R1 R2 हैं। लेट टू रेसिस्टर्स बी ऑफ रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2। ठीक है, नाउ जब उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं 9 ओम आंसर आ रहा है, इसका मतलब सीरीज में कनेक्ट करने पर 9 ओम आ रहा है। इससे आप क्या समझते हैं, दोनों का सम क्या होगा 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपका RS कितना दिया है सर 9, तो हम इसमें लिखेंगे R1 प्लस R2 कितना हो गया 9, तो अपना R2 कितना हो गया 9 माइनस R1। ठीक है, नो पैरेलल में आते हैं, 1 बाय RP 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, यहाँ लिख देना 9। ठीक है, 1 बाय RP की वैल्यू कितनी है सर पैरेलल में 2 ओम, तो ये जाएगा 1 बाय 2। 1 बाय R1, क्या हम R2 को रिप्लेस कर सकते हैं 9 माइनस R1 से? यस सर, 9 माइनस R1। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा R1 इंटू 9 माइनस R1। ठीक है, ये इधर 9 माइनस R1 9 प्लस R1। ठीक है, दिस कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। R1 मतलब 9 R1 और माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 9 जा 18। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको उधर शिफ्ट करते हैं। दिस इज R स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस 9 R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 के फैक्टराइज करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को आती होगी। 18 के फैक्टराइज आपको पता है 3 2, लाना क्या है सर 9 कैसे आएगा 6 प्लस 3 3 2 6 प्लस 3 9। तो इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस 9 को हमने तोड़ लिया 3 प्लस 6 इस तरीके से 18 मल्टीप्लाई कर लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस 3R1 माइनस 6R1 प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं सर। इनको कॉमन क्या आ रहा है R1, यहाँ पर कॉमन आया अपना R1, क्या बचा R1 माइनस 3, यहाँ कुछ कॉमन है माइनस 6, क्या बचा R1 माइनस 3। अगर यहाँ कॉमन सेम आ जाए तो समझ जाना आप सही कर रहे हैं। तो ठीक है, R1 माइनस 3 इंटू में R1 माइनस 6, तो कुल मिलाकर के R1 आपको 3 ओम मिल जाएगा या फिर R1 6 ओम मिल जाएगा। और हमें पता है दोनों का सम कितना है 9, तो अगर R1 3 ओम है तो R2 हो जाएगा 6 ओम, R1 6 ओम है तो R2 हो जाएगा 3 ओम। तो कुल मिलाकर के 6 और 3 का कॉम्बिनेशन सेटअप होगा अपना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के बोर्ड में पूछे जाते हैं जनरली, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। आओ नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सीरीज में लगाते हैं या कॉम्बिनेशन में? हमारे और आपके घरों में जो लाइट्स बल्ब दुनिया भर की चीज़ें जो लगी होती हैं घर में, कैसे कनेक्ट करते हो आप, सीरीज या पैरेलल? आओ समझते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम एक लाइट ऑफ करना चाहें तो क्या सारी ऑफ हो जाती हैं? सर नहीं,
इसका मतलब वो कैसे कनेक्टेड है? आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आओ देखते हैं। दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं आपको। दिस इज सीरीज पैरेलल। सीरीज में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, हम आपको वन बाय वन समझाएंगे। 4 जो डिसएडवांटेज सीरीज में होते हैं वही एडवांटेजेस पैरेलल में होते हैं। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, यह कह देगा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ओवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ जाओ, पहला पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेना और नोट डाउन कर लेना, सर एग्जाम में आता है प्लीज। फर्स्ट पॉइंट, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी अप्लायंस खराब हो जाए, सपोज दैट ये वाला पार्ट खराब हो गया, तो क्या करंट आगे जाएगा? नहीं। तो एक अप्लायंस खराब होने पे बाकी भी काम नहीं करते। इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर डोंट वर्क प्रॉपरली। सेकंड पॉइंट, क्या आपने सोचा सर मैं इस वाले को ऑफ करना चाहता हूं, आपने यहां स्विच लगा दिया, आपने इसे ऑफ कर दिया, ये ऑफ तो सारे ऑफ, करंट आगे जाएगा ही नहीं। मीन्स ईच अप्लायंस कैन नॉट हैव देयर ओन स्विच, हर एक अप्लायंस को अपना अपना स्विच दिया नहीं जा सकता। किस केस में? सीरीज में। थर्ड, आपको पता होगा सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अगर किसी अप्लायंस को वोल्टेज कम ज़्यादा मिल रही है तो करंट भी कम ज़्यादा होगा। करंट कम ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपरली उतनी इंटेंसिटी से उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। थर्ड, फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आपने पढ़ा था 10 को जोड़े कितना आया था? 20। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, हाई हो जा रहा है। इससे क्या मतलब है? सर्किट गर्म हो जाएगा, और सर्किट जब गर्म होता है उसके हैंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। फायर वायर के मतलब मैनी डिसएडवांटेजेस आर ओवर देयर ड्यू टू द हाई रेसिस्टेंस। इसलिए हम चाहते हैं रेसिस्टेंस भी कम हो, ये सबसे मेजर पॉइंट है। तो इसीलिए कुल मिला के दिस इज नॉट गुड। नाउ टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप समझ सकते हैं पैरेलल में सेपरेट स्विच भी पॉसिबल है। कैसे है समझाते हैं, आ जाओ। देखो, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लो आपके पास दो ही कनेक्ट करते हैं हम, बेस दो रेसिस्टर है अपने पास, ठीक, ये स्विच है अपना मेन स्विच, दिस की करंट आई सही है, दिस इज R1 R2। आ जाओ, हमने क्या किया, पहला पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं R1 किसी कारणवश खराब हो गया, यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, क्या करंट R1 में से जाएगा? यस सर। इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट अदर विल कीप वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट, सर हम चाहते हैं R1 बंद हो जाए, स्विच लगा दो, R1 बंद, R2 चल रहा है, R1 चलना चाहते हैं, R2 बंद करना चाहते हैं, यहां स्विच लगा दो। कहने का मतलब दोनों में सेपरेट स्विच पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, क्या सर इसमें वोल्टेज सबको बराबर मिलेगा? यस, जब वोल्टेज बराबर मिलेगा करंट भी अपने अकॉर्डिंग वो लेगा, करंट भी अच्छा खासा मिलेगा तो वो फुल इंटेंसिटी पे वर्क करेगा, मतलब अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क करेगा। अच्छी बात है। फोर्थ वन, अभी आपने देखा था 10 जब हमने कनेक्ट किए थे पैरेलल में, व्हाट वी गॉट 5 ओम, मींस इट वाज रिड्यूस्ड। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रिड्यूस्ड। जितना रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा अच्छे से वर्क करेगा। सो प्लीज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था सर, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यहां पर भी सेम है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है सर, वर्क डन बाय टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W बाय T। पावर की यूनिट ऐसा यूनिट वॉट, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू W बाई T, 1 वॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप दो तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कर रहा है, 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वॉट। अच्छा, आप सोच कर देखिए,
घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं, जितना वो वर्क करते हैं उतना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। मीटर में रीडिंग बढ़ रही होती है, ठीक है सर। तो दो तरीके से बोल सकते हैं हम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। हाई पावर हाई एनर्जी कंजप्शन, लो पावर लो एनर्जी कंजप्शन। समझते हैं कैसे। मान लेते हैं 60 वॉट का बल्ब है, तो वो 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड। 100 वॉट का बल्ब है, 100 जूल पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक हीटर आते हैं, मान लो 1500 वॉट है, 1500 जूल पर सेकेंड। 2000 वॉट है, मतलब 2 किलो वॉट, 2000 जूल पर सेकेंड। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं, हाई पावर हाई एनर्जी कंजप्शन। तो ठीक है, अब क्या पावर की बड़ी यूनिट भी होती है? यस सर, किलो वॉट। 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? 1000। आपको एक और बेसिक सी चीज समझ लेनी चाहिए सर, जहां पर किलो लग जाए वहां 1000 आ जाता है। तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का। तो ठीक है, नो नेक्स्ट पॉइंट चल रहे हैं अपने। ये बहुत इजी टॉपिक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ सर, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में सारा गेम है करंट का, रेसिस्टेंस का, वोल्टेज का, वो चीज़ तो यहाँ पर आई नहीं। आओ उसको रिलेट करते हैं, मतलब पावर को हमें इनके टर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे होगा? आओ, आपने पढ़ा पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यस और नो? पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में? यस सर। यहां से आपको मिल सकता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यस और नो? यस सर। इसे मानते हैं इक्वेशन 1। इसमें पुट किया तो पावर इज इक्वल टू हो गया अपना W की जगह V इंटू क्यू बाय टी, ठीक है। अब हमने क्या देखा सर, हमने ये भी पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहां से मिल गया Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो इसको माना इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से पुट किया इसमें, पावर इज इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू को रिप्लेस किया आई टी से, I इंटू टी डिवाइड बाई टी। दिस कितना आ गया सर? पावर इज इक्वल टू आ गया V इंटू आई। ये सबसे मेन फॉर्मूला है इसके लिए। तो आपको पहला फॉर्मूला पावर का मिल गया VI, दिस इज द फर्स्ट वन। आपने V को डिस्प्लेस किया IR से, V इज इक्वल टू IR। तो पावर का फॉर्मूला बन गया आपका I स्क्वायर R, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। अब आपने क्या किया, इसी में इस वाले फॉर्मूले में I को रिप्लेस कर दिया V बाई R से। तो पावर इज इक्वल टू हो गया, जब यहां पर I इज इक्वल टू V बाई आर रखेंगे तो V इंटू V बाई आर मीन्स V स्क्वायर बाय R। तो आपके पास सर पावर के 3 फॉर्मूले जनरेट हो चुके हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कौन सा कहाँ यूज करेंगे? तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने यूज करना है। सपोज दैट वहां पर क्वेश्चन में वोल्टेज और करंट गिवन है, फर्स्ट वन, वोल्टेज और रेसिस्टेंस थर्ड वन, करंट और रेसिस्टेंस सेकंड वन। एनीवे कुछ भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही हैंडल करने होते हैं, कोई चीज फिक्स नहीं होती कि हाँ सर ऑलवेज इट विल बी अप्लाइड। नो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू यूज। आगे चल रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा यहां देखो बल्ब दिया है, बल्ब अलग अलग वॉट के आते हैं, 15 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट एंड मोर आर देयर। टीवी सेट 120 वॉट का है, मतलब 120 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करेगा। प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन 750 वॉट, 750 जूल पर सेकेंड। हीटर बताया था मैंने आपको 1000, 1500, 2000 लाइक दैट। वॉशिंग मशीन 3 किलो वॉट, मतलब 3000 वॉट, 3000 जूल पर सेकेंड। गेटिंग? दिस इज द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला भी, एग्जाम में भी आता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं जनरली कि पावर कंजप्शन के न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं। क्या बोला है? एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या जनरली? आपने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। आपको पता है जितना वो वर्क करेगा उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से E इज इक्वल टू मिल गया पावर इंटू टाइम,
ठीक है सर। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, टाइम टेकन, E इज इक्वल टू पी बाई टी, बता दिया हमने आपको, ठीक है। नाउ और आगे चल रहे हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कैसे आया सर? हमने पढ़ा एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर को किस में यूज किया गया है? किलोवाट में। टाइम को आवर में। तो ठीक है, मान लेते हैं लेट आपने अप्लायंस यूज कर रहे हैं, उसकी पावर है 1 किलोवाट। कितने टाइम यूज किया आपने? 1 आवर। यहाँ लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम सर पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है? 1 किलोवाट, टाइम 1 आवर, कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर। समझ में आ रहा है? एग्जाम में आता है डिफाइन 1 किलोवाट आवर। आप कह देंगे इफ वन अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर देन एनर्जी कंज्यूम विल बी 1 किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये डिफाइन किया हुआ, लो पढ़ लेना यहां से। आगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। आपको एक छोटी सी बात समझनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं आगे चल करके, आपके माइंड में आना चाहिए सर दिस इज द एनर्जी ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कोई सी भी एनर्जी है, डजेंट मैटर, ठीक है। जूल भी एनर्जी की यूनिट है, ऐसा यूनिट। जैसे कि अपने इंडिया में रुपीस चलता है, दिस इज अ करेंसी। बाहर मान लो यूके में डॉलर चल रहा है, ठीक है सर, वहां पर भी करेंसी है वो डॉलर। दोनों की करेंसी है, सो देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन बोथ द करेंसीज इन द सेम वे। दोनों किसकी यूनिट है? एनर्जी की। वो कमर्शियल है, ये ऐसा यूनिट है, तो इनमें कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन या एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ऐसा यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कुल मिला के वो कहना चाह रहा है किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या होगा, क्या होगा, आओ समझते हैं। देखो आपने पढ़ा है 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर यूज फॉर 1 आवर। सर 1 किलोवाट को हम 1000 वॉट लिख सकते हैं, यस। 1 आवर को हम 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, यस। वॉट को आपने पढ़ा था, वॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम जूल पर सेकेंड। ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट। 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल्स, ठीक है। इसको आप और क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट और किसके इक्वल आ गया? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्म, द रिलेशन, ठीक है। आओ सर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आने वाला भी है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और आप यहाँ से सीख सकते हैं बिजली का बिल फाइंड आउट करना कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा सर करंट कितना ड्रॉ कर रहा है हीटर? 10 एम्पियर। वोल्टेज 220। इसका टाइम कितना ले रहा है? 5 आवर पर डे, ठीक है। 30 डेज का बिजली का बिल फाइंड करना है। एक यूनिट का कॉस्ट है 5.20 रुपीज़ है। तो हमने क्या, सबसे पहले करंट की वैल्यू लिखी, कितनी है? 10 एम्पियर। वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। टाइम 5 आवर पर डे, ठीक है। हमने सबसे पहले फाइंड किया एनर्जी कंज्यूम। पहले ये तो फाइंड कर लें कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ गया आंसर। तो हमने लिखा एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है सर पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है VI, वोल्टेज इनटू करंट। अभी टी इसको ऐसे लिख लेते हैं। वोल्टेज हो गया अपना 220, इसको सर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो मल्टीप्लाई करके जो पावर आएगी वो आएगी वॉट में, हमको चाहिए किलो वॉट, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। टाइम है अपना 5 आवर पर डे 30 डेज के लिए। तो अब क्या किया? दिस 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 दिस। हमने क्या किया? 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 110। 3 से मल्टीप्लाई किया 330,
किलोवाट आवर। इसको आप लिख सकते हैं 330 यूनिट्स। तो कितना बिजली का बिल कंज्यूम हुआ? 330 यूनिट। अभी निकालना है इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट, यहाँ पर लिखा रुपीस। कितना बिजली का यूनिट है? 330। किस रेट से निकालना है? 5.20। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। हम करते हैं 330 को 520 से। जीरो 006 नहीं 6 ये 11 का 1 1 7 1 171600 71600 दो के वाइट पॉइंट ये। तो आपका कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट आया 1716 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, जनरली यही आना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप देख लेना। चलो ये न्यूमेरिकल अपना हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। आओ कुछ MCQs हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या कह रहे हैं ये? पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। है कहीं ऑप्शन? सी। हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। एनर्जी निकालना है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100 वॉट। टाइम कितना है? 1 मिनट। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है? 100 वॉट। टाइम कितना है? 1 मिनट। इसे सेकंड में ले आओ तो ये जाएगा 6000 जूल। हाँ एनर्जी है तो जूल, कुल मिला के वर्क डन हो जाता है ये। है कहीं? यस, दिस इज द आंसर। फिर ये न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। एन इलेक्ट्रिक कैटल यूज 230 वोल्ट, 3000 वॉट की है, कनेक्टेड टू इट शुड बी एबल टू लिस्ट एट लीस्ट। करंट की वैल्यू निकालनी है। I इक्वल टू वी बाई पी इज इक्वल टू होता है सर, आपने पढ़ा अभी अपने पास V इंटू आई। फॉर्मूला लगा लेना। पावर दी हुई है आपको, वोल्टेज दिया है, करंट फाइंड कर सकते हैं आप, जो भी वैल्यू आए पुट अप कर देना। ठीक है। हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। आपको एनर्जी ट्रांसफर निकालना है पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर वर्क डन फाइंड करना है। वोल्टेज दिया है, एम्पियर दिया है, वोल्टेज दिया है और एम्पियर दिया है। क्या फाइंड करना है? एनर्जी, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। एनर्जी निकालनी है पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड सर किसकी यूनिट होती है? पावर की, मतलब वॉट। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन क्या होता है? लाओ इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। वर्क डन बाय टाइम टेकन। V इज इक्वल टू क्या होता है? याद करो। V W इज इक्वल टू V इक्वल टू W बाई क्यू। W इक्वल टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू अपॉन टी। और आप जानते हैं V कितना दिया है? 6। और Q इज इक्वल टू होता है IT। I कितना है? 0.5। टाइम कितना है? पर सेकेंड। तो ये T से T कट जाना है। T, दिस इज T, दिस मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 33। आंसर आ रहा 3। है कहीं ऑप्शन सर? 3 जूल पर सेकेंड। यस। ये वाला न्यूमेरिकल भी आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ फिक्स्ड रेसिस्टर इज हाफ्ड। क्या बोला इसने? कि पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया तो उसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब वोल्टेज हाफ करने से पावर कम ज्यादा होगी क्या? चेक कर लेते हैं। डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। पावर का फॉर्मूला होता है, आपने 3 पढ़े थे, VI V स्क्वायर बाय R I स्क्वायर R। आप ध्यान से देखें सर,
पहली बात, ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे वी आई वाला, क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो करंट भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दो क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, इसमें भी, इसमें तो है ही नहीं वोल्टेज, इसमें वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं आप। जब वोल्टेज को हाफ करेंगे तो नीचे आके 2 हो जाएगा, स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई पावर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। है ऑप्शन कहीं? यस। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करना सीखें, पढ़ने के साथ साथ जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत मजा आएगा आपको। यस, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है सारे, हमने पहले बताया आपको इस चैप्टर के बीच में, किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से आप करंट पास करें और वो उसको रोकेगा, कैसा हो जाएगा? गर्म। और क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, the resistance wire become hot and produce heat. This is called heating effect. ठीक है सर। फॉर्मूला क्या होता है हीट का? तो हीट क्या होता है जनरली, कोई भी अप्लायंस है जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना वर्क करेगा, जितना वर्क करेगा वही तो उसकी हीट एनर्जी है। मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? वर्क करना। तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू होता है हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसको लिख सकते हैं हम H, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर क्या होता है? VI इंटू टी। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, I इंटू टी, ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला मिल गया होगा I स्क्वायर RT, ठीक है। इसी फॉर्मूले को 1 बाय 1 बोल दिया, उसी को नाम दे दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, क्लियर दैट हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ टाइम, सॉरी स्क्वायर ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देख सकते हैं, इजी है। इसको वर्ड्स में लिख देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये अपना हीटर है, इसके अंदर जो बीच में कॉइल लगी हुई है, हीटिंग एलिमेंट किसकी लगी है? नाइक्रोम। क्या होता है वो? हाई रेजिस्टेंस वायर। सर क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होता है, करंट को रोकता है। करंट को रोकेगा, करंट ट्राई करेगा पास होने का, और क्या हो जाएगा? वो हीट, हॉट हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। हमारा मोटिव भी तो यही है, इसी को नाम देते हैं हीटिंग इफेक्ट। यस, अपना एक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, आसान भी है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या करते हैं गलती? बताऊंगा आपको मैं, आप लोग वो मिस्टेक मत करना, डायरेक्टली सॉल्व कर देना। कैसे होगा? बोला है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 96,000 कूलम्स, मतलब चार्ज दिया है, टाइम दिया है 1 आवर में, पोटेंशियल डिफरेंस दिस, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करना है? फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस। तो हमने लिखा पहले गिवन, चार्ज कितना है? 96,000 कूलम्स, टाइम क्या दिया है? 1 आवर। बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं बस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 50 वोल्ट, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस फाइंड करना है? हीट प्रोड्यूस। तो हमने लिखा हीट प्रोड्यूस्ड, H। फॉर्मूला क्या होगा आपका? I स्क्वायर RT, ठीक है। क्या हमें I दिया है? नहीं दिया। T दिया है? यस। R दिया है? नहीं दिया। हमने क्या किया? इसको तोड़ दिया, इसको IR को एक साथ रख लिया, इनटू में I लिख लिया, इनटू में T लिख लिया। IR क्या होता है सर? V। I को हम क्या लिख सकते हैं? Q बाय T, इनटू में T। T से T कैंसिल आउट, क्या बचा? V इंटू Q। V की वैल्यू दी है? यस सर 50। Q की वैल्यू दी है 96,000। आपके मन में आता होगा सर टाइम तो हमने यूज नहीं किया, टाइम कैंसिल आउट हो गया, उसको जरूरी नहीं है यूज करना, फॉर्मूले में आया ही नहीं, दैट्स इट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 96 को 5 से करेंगे 480 आता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 5 zeros हो गए। तो लिख सकते हो आप इसको 4.8 इंटू 10⁻⁶ joules, that's it. This is the heat produced through this resistance wire. आओ एक न्यूमेरिकल और है, देख लेते हैं इसको भी। 2 conducting wire, same material, equal length, equal diameter, everything is same। पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उसको पैरेलल में।
उनका जो रेशियो आ रहा है क्या आएगा। देखो जब उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग, ऐसे तो कर सकते हैं नो डाउट, बट मैं आपको थोड़ा शॉर्ट वे बताता हूँ। एग्जाम्पल लिया आपने 2 का, 2 का ले रहे हैं तो उनका सीरीज में कॉम्बिनेशन क्या आएगा 4, ठीक है सर 4 आ गया। पैरेलल में क्या आएगा 2 का 1, लो 4:1 है कहीं ऑप्शन, ये रहा। बहुत आसान तरीके से आपका हो गया, आप फॉर्मूले से करें तब भी आ जाएगा। यस लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान के जनरेट करते हैं तो बहुत इजी वे में आंसर आ जाते हैं। नाउ आप सबने चैप्टर पढ़ा पूरा, उसके साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा। नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं हीटिंग इफेक्ट, तो बहुत आपको इजीली पता भी ये चीज़ें। डेली लाइफ में देखो बल्ब जलते हैं, हीटिंग इफेक्ट जो 100 वाट वाला बल्ब आता है, घरों में गीज़र होता है, गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, मैनी मोर थिंग्स आर देयर विच आर बेस्ड ऑन, जितनी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं हीटिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग हीटिंग पे काम करती हैं। यस देख लेते हैं, आयरन ये इलेक्ट्रिक आयरन है, बल्ब हो गया जनरली छोटा समझा रखा है तो ठीक है, ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओवन में, हीटर है, गीज़र हो गया, टोस्टर हो गया जो ब्रेड टोस्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल पे, 2 टॉपिक को हम लोग कैचअप करते हैं अच्छे से। नंबर 1 इलेक्ट्रिक आयरन और बल्ब। सर इसमें फिलामेंट कौन सा यूज होता है, सर नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम क्यों होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है तो समझ। अच्छा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कोड वर्ड देख के मेरे को याद आया, एग्जाम में आता है सर द कोड ऑफ द वायर डजंट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है, कॉर्ड नहीं ग्लो करती। कॉर्ड क्या होती है, जो एक्स्ट्रा वायर जा रहा होता है अपना कनेक्टिंग वायर, ठीक है क्यों नहीं करती, बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर विच इज अ प्योर मेटल दैट हैज अ लो रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट डजंट कंडक्ट, that's why it doesn't produce heat, it is easy to conduction of electricity through it, ठीक है। एंड नाइक्रोम में आप जानते हैं हाई रेजिस्टेंस होता है इसलिए हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। बल्ब में बल्ब में आपने देखा होगा एक पतली सी स्प्रिंग होती है, कोई दूसरा मटेरियल अगर आप यूज करें और हीट प्रोड्यूस करें, अगर वो इतना जले इतना ग्लो करे 1 मिनट में टूट जाएगी, जल जाएगी, राख हो जाएगी। टंगस्टन नहीं होता, पतली सी स्प्रिंग है, कीप्स ऑन ग्लोइंग। वाई सर, समझते हैं तो कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी, टंगस्टन को यूज करना है, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। यस 2 रीजन है। पहला इसका रेसिस्टेंस बहुत बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से करंट पास कर मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकेंड सर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, 3380 3380 देखो कहीं लिखा होगा हमने यहाँ पर, ये रहा मिल गया, वेरी गुड 3380। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचेगा नहीं, वहां तक पहुंचेगा नहीं, ये पिघलेगा नहीं, दैट्स इट। तो एग्जाम में आता है व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। आप दोनों पॉइंट को लिखिए आना। पहला टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट, पहला वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड ड्यू टू हैविंग वेरी हाई रेसिस्टिविटी, दैट्स इट। इसमें बल्ब कौन सा, बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है सर, आर्गन, या कह सकते हैं कोई भी ऐसी गैस जो कि इनर्ट गैस हो, जो रिएक्शन ना करे, ठीक है। यहां पर कौन सी बल्ब दी है, गैस दी है नाइट्रोजन और आर्गन। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। और सारे नोट्स हमने वेल प्रिपेयर्ड कर रखे हैं, आप आराम से इनको नोट करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन पे। ये आपका फ्यूज पे क्वेश्चन भी आता है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये आपका फ्यूज को पढ़ना है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे सर अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन। तो क्या है सर यहाँ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी काम करता है। कैसे करता है हम बता देते हैं, पहले सुनो। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लो उसकी कैपेसिटी है 10 एम्पियर करंट की, ठीक है, उसकी वायरिंग उसी हिसाब से डिजाइंड है। सपोज दैट कोई भी एक मतलब कोई भी घटना हुई, सपोज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोडिंग हुई, वटएवर, वहाँ से करंट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, करंट आ गया 12 एम्पियर। तो उस अप्लायंस तो आपका कितना महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, वटएवर, ठीक है सर, उसमें अगर 10 एम्पियर वाले में 15 एम्पियर का करंट पास करेंगे आप, तो वायरिंग जल जाएगी, बोलते हैं ना सामान फूक गया, व्हाट इज दैट, वायरिंग जल गई। क्यों, क्योंकि सर करंट की वैल्यू
एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है, कैसे रोकें? हमने क्या किया, उस अप्लायंस से पहले एक छोटा सा वो लगा दिया आपका एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। सर कैसे काम करता है? हमने इसको लगाया 10.5 एम्पियर का या 11 एम्पियर का, ठीक है, 10 एम्पियर का उसका कैपेसिटी है, 11 तक बियर कर लेगा, 11 से ज़्यादा फालतू होगी जल जाएगा। अच्छा, जैसे ही इसमें करंट की वैल्यू 10 से ऊपर आई, ये गर्म हो जाएगा, 11 पहुंची, ये टूट जाएगा, मेल्ट हो गया, ठीक है सर। मेल्ट होने से क्या हुआ, अब आगे करंट पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि ये इसने सर्किट ब्रेक कर दिया, ठीक है, सर्किट ब्रेक कर दिया मतलब इसने हमारे एक अप्लायंस को बचा लिया। वो महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, और कितना भी मतलब एक कह सकते हैं कि सपोज दैट एक इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। कुल मिला के अप्लायंस को सेव करने के लिए हम एक सस्ता सा इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज कर सकते हैं। सो ये किसका एप्लीकेशन हुआ? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, हीटिंग इफेक्ट यूटिलाइज इन प्रोटेक्टिंग द हाउस होल्ड वायरिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अच्छा सर, फ्यूज में सर होता क्या है? यहाँ पर दोनों तरफ मेटल की कैप लगी होती है, ठीक है, बीच में क्या होता है? फ्यूज वायर, वायर के ऊपर ग्लास की ट्यूब लगी होती है। सर वायर किसका बना होता है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया अपना कि वायर किस मटेरियल का बना होता है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहला, ये बना होता है टिन प्लेटेड कॉपर वायर। बोलो, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। पतला होता है, मोटा होता है? सर पतला होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है? सर लो होता है, ठीक है। एग्जाम में आता है, अगर हम कॉपर वायर को थिक फ्यूज वायर को कॉपर का बनाएं और थिक बनाएं, क्या होगा? सर करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, अप्लायंस जल जाएगा, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इसका फायदा ही क्या हुआ? इसीलिए ये किसका बना होता है? टिन प्लेटेड कॉपर वायर, पतला बहुत, ठीक है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यस, इस तरीके से आपको समझना है। देखो, यस, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने बताया बहुत बार पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को आपको इस तरीके से इजी वे में पूरा आपको समझना है, जैसे हमने आपको 1 बाय 1 हर चीज़ डिटेल में समझाई है। हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन सारी चीज़ें आपको इजी वे में अंडरस्टूड होगी। सो थैंक यू गाइज यहाँ तक देखने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग मोर अबाउट इट, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू, एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स who are interested to watch it, and thanks again.